नमस्कार दोस्तों। आज ये जियोग्राफी क्लास 6 की दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ग्रहों के बारे में पढ़े हैं, उल्का पिंड के बारे में पढ़े हैं और इसमें हम लोग देखें ग्लोब के बारे में। चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसको पहले रीड करेंगे, फिर आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो जो हमारी पृथ्वी है तो ऐसी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो यहाँ पृथ्वी है ऐसी है, और जो ये इधर है थोड़ा, इधर उत्तरी ध्रुव में और ये दक्षिणी ध्रुव में, इधर ये चपटी हुई है और ये जो इधर जो है थोड़ी गोल। ये देखिए, दक्षिण ध्रुव उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई। जो हमारी पृथ्वी ये है, इधर साइड और इधर साइड थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लाया जा सकता, और जो पॉकेट वाले ग्लोब होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया जा सकता है। कुछ गुब्बारे वाले ग्लोब होते हैं जिनको आप पॉकेट में रहते हो, जब उनमें आप हवा भर देंगे तो स्थिति दर्शाएंगे। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ये बात सही है। जो पृथ्वी है उसका वर्णन किसी देश के बारे में जैसे वर्णन करना बहुत कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं पर रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब की झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। यह एक ऐसी सुई होती है जिससे ये ग्लोब है, और जो एक सुई है ये झुकी हुई है, इसी को क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पर देखो, आप लोग ये देखिए, यहाँ पर ये सुई है ऐसे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। जो ये सुई है, यह एक काल्पनिक रेखा भी दो बराबर भागों में बांटती है। जो हमारे पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है, जो ऐसी हमारी पृथ्वी है, और ये एक काल्पनिक रेखा है। जो देखो, देशों को तो जानने के लिए, पर वैसे तो पृथ्वी में कोई रेखा है ही नहीं, पर लेकिन हम लोगों को एक काल्पनिक रेखा है जो हम लोगों ने किसी कागज़ पेन पर या मैप पर दर्शाए हैं किसी देश की स्थिति जानने के लिए। ये दो, एक उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों को बराबर भाग बांट देती है। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। जो ये रेखा है ये, इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के उत्तर में आधे गोलार्ध को, जो ये उत्तर वाला है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर आधे भाग हैं। जो बीच में है उसको विषुवत रेखा वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जो एक काल्पनिक है, जो पृथ्वी पर नहीं दर्शाई गई है। मतलब यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। जो ये रेखा है वो
देशों की स्थिति बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से हम लोग पता चल जाएगा कौन सा रेखा कौन विषुवत रेखा में स्थित है, कौन कर्क रेखा में स्थित है, कौन मकर रेखा में स्थित है। ये आप लोगों को मैं समझाऊंगा आगे, जो देखते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न इस स्थानों की स्थिति बताने सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति समांतर वृत्तों के अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। जो अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा इनको कहते हैं। जैसे ये तो विषुवत रेखा हो गई, और जो अक्षांश रेखा होती है ये अक्षांश रेखा हो जाती हैं, ये अक्षांश रेखा हो जाती हैं। और जो ऐसे रहती है ये देशांतर रेखा हो जाती हैं। आगे बताऊंगा इनके बारे में। विषुवत वृत्त शून्य अंश पर होती है। जो हमारी विषुवत वृत्त होती है शून्य अंश पर होती है, क्योंकि वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त 1/4 है। जो हमारा विषुवत वृत्त होता है ये हमारा ग्लोब हो गया। जो हमारा विषुवत रेखा इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य और विषुवत ये इसका कितना होता है, 0 होता है। इसका माप 360 अंश 1/4 यानी 90 अंश। इस पर 90 अंश उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिण अक्षांश को दर्शाता है। तो देखिए, जो हमारा ग्लोब हो गया इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो जो इतना हो जाता है 90 अंश, और जो इतना होता है 90 अंश, 90 ये, 90 ये, 90 ये और 90 ये, तो कितने हो गए टोटल 360 अंश हो गए। टोटल कितने हो गए 360 अंश हो गए। तो जो हमारा इधर हो गया उत्तरी अक्षांश इतना, तो 90 अंश और दक्षिणी अंश साथ में 90 अंश। ठीक समझ रहे हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त में उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो दक्षिणी में होती हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसके प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर एवं दक्षिण को लिखा जाता है। उत्तर दक्षिण अक्षांश अक्षर से व्यक्त किया जाता है कि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और एवं ब्राज़ील में दक्षिण अमेरिका में बेलो ओरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 90 अक्षांश की स्थिति, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तर में है बोल रहे हैं, और ओरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के दक्षिण में है। तो देखिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। ये ग्लोब हो गया, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, और ये चंद्रपुर महाराष्ट्र का चंद्रपुर यहाँ पर है 20 अंश, और ये जापान का ये ब्राज़ील ब्राज़ील गया ना, ब्राज़ील का क्या दिया है बेलो रुक जाओ ओरिज़ोंटे दिया है ना, ओरिज़ोंटे दिया है। ये हमारी विषुवत रेखा 2 मिनट, ये इधर देखो ये हमारा ग्लोब है, ये विषुवत रेखा 0 अक्षांश, इधर जो महाराष्ट्र का वह चंद्रपुर है, सो ओरिज़ोंटे यहाँ पर विषण दोनों क्या बता रहे हैं हमारे। देखिए ये 20 अंश उत्तरी अक्षांश वो बेलो ओरिज़ोंटे 20 दक्षिण अक्षांश पर स्थिति बता रहे हैं। मतलब जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं मतलब अक्षांशों का स्थान घटता जाता है। अब जैसे हम लोग आप लोग देखिए थोड़ा जो इधर है
ये हमारी कर्क विषुवत रेखा विषुवत होगा 0 अक्षांश पर और 23.5 डिग्री है कर्क रेखा। बताया ना, फिर जैसे जैसे घटती जाती है फिर 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये उत्तरी शीट कटिबंधीय क्षेत्र हैं और 66.5 से 90 तक उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पर 6 महीने की रात होती है और दक्षिण ध्रुव में 6 महीने के दिन होता है। ऐसे ये हम आगे क्लास NCERT 11th में आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो यहाँ पर तो उष्णकटिबंधीय, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये मकर रेखा हुई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी से 66.5 अंश तक दक्षिणी शीर्ष कटिबंधीय होते हैं। और ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है 66.5 से 90 अंश। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अंश। समांतर रेखा विषुवत रेखा 0 में होती है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसको मकर रेखा भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में हमारे जो हमारा उत्तर का ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है 90 अंश होता है और जो दक्षिण ध्रुव में होता है 90 अंश इधर भी होता है। ठीक, अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और ये हैं, देखिए चलिए। तो ये जो मैं अभी बता चुका हूँ, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश इसमें दिया है और दक्षिणी अक्षांश दिया है 23.5। मकर रेखा जो है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश और विषुवत रेखा जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ वही दिया है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जो हमारा सूर्य है ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है। इसके क्या कर रहा है, इसके बीच में एकदम होता है, यहाँ बीच में होता है। इसी को हम इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश एवं दोपहर को सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता। मतलब इसमें बोल रहा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर को जो अक्षांश रेखा ऐसी हमारी होती हैं, अक्षांश रेखा ऐसी जो हमारी होती हैं, फिर जैसे तो अभी आ गया है बीच में दोपहर को 12 बजे आता है, लेकिन फिर किसी वक्त नहीं आता। अक्षांश रेखा जो ऐसी रहती हैं उसमें किसी भी वक्त नहीं आता फिर सूर्य उसी क्षेत्र को, इसलिए इस क्षेत्र को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एक दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यह सूर्य के क्षैतिज ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। जो उत्तरी ध्रुव हमारा ये है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, इधर दक्षिण ध्रुव। जैसे जैसे इसके पास जाएंगे ये घटता जाता है। देखो जैसे दक्षिण ध्रुव में है, जैसे दक्षिण ध्रुव में है, दक्षिण ध्रुव अक्षांश ये है जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा इधर है, तो जैसे अभी 30 है, फिर 30 बढ़ेगी, फिर से 60 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 120 हो गया, 150, फिर 180, उत्तरी ध्रुव में पहुँच गए। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे घटता जाएगा। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप है।
इसको बोला है 20°00 दक्षिणी पर स्थित है। उसकी सही स्थिति जानने के लिए हम पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतर एवं उत्तर कहते हैं। जो हमारी रेखा है ये है दक्षिण ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में, उन्हीं ये जो रेखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, एवं रेखा बोलते हैं। आगे दिया है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कहते हैं इसके बीच के देशांतर के अक्षांशों को मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पे बढ़ती जाती है। जैसे मैं बताया था ना कि जैसे वही 30 रहता है, फिर 60 होता है, फिर 90 होता है, फिर 120, फिर 150, फिर 180 होता है। ध्रुव की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे घट जाएगा। एक समय ऐसा का अपने ध्रुव पर वो शून्य हो जाएगा, जहाँ सभी देशांतर एवं उत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं में भिन्न सभी देशांतर एवं उत्तरों की कठिन था। तब सभी देशों की निश्चित किया गया था। ग्रीनविच में जहाँ ब्रिटेन राजकीय वेधशाला स्थित है, गुजरने वाली उत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमुनोत्तर को प्रमुख यमुनोत्तर कहते हैं, जो मैं अभी बताया था आप लोगों को। जो ये हमारी रेखा है इसको यमुनोत्तर रेखा कहते हैं। और जो ये 0 है यहीं पर ब्रिटिश है, मतलब इंग्लैंड स्थित है, ऊपर बता रहा है इसमें। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व लिए अक्षांश पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्वी जो हमारे ये ग्लोब है, ये जो हमारा ग्लोब है, तो जो इधर खो गया 180 इधर खो गया, 180 इधर खो गया, इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर और इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। और जो इसके बीच में है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। 180 इंच पूर्व स्थित है, इधर 180 और पश्चिम में 180 स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखा एवं देशांतरी यमुनोत्तरों के द्वारा ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगाओ आसानी से। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 अक्षांश उत्तरी और 90 अक्षांश देशांतर पूर्वी देशांतर स्थित है, जिसमें ये पूछ रहा है 26 अंश उत्तरी और 90 अंश पूर्वी देशांतर। तो जिसमें इधर हमारा 90 यहाँ हो जाता है, जैसे यहाँ 90 हो जाएगा, ठीक। और अब क्या बोल रहा है 26 उत्तरी अक्षांश, तो जो हमारा 26 अक्षांश है तो यहीं पर होगा कहीं, यहीं इधर होगा और इधर होगा, बस। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली 36 तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। इसमें बोल रहा है इसको समझने के लिए रेखा खींचिए। तो ये जो हमारे विश्व मैप है, जो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ, जो हमारा ये ग्रीन निच है, ये 0 है,
अक्षांश है। ठीक, देशांतर है, 0 देशांतर में ये हमारा इंग्लैंड स्थित है और इधर हमारा भारत है, यार भारत मेरा हमारा इधर है, ये 82.5 डिग्री। जब इंग्लैंड में 1 बजते हैं, जब इंग्लैंड में 1 बजते हैं तो हमारे यहाँ 5:30 हो जाता है। इसमें समय दर्शा रहा है और हमारा अटलांटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर है हमारा, इधर प्रशांत महासागर है। अब हम देखेंगे कि वृत्त आखा उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसे बोल रहा है जो हमारा है अखा किस पूर्वी देशांतर में स्थित है। देशांतरों और समय पूछ रहा है। अब समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सभी छोटी या सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच जो इंग्लैंड हमारी स्थित है, यमुनोत्तर जो सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमुनोत्तर में स्थित होगा। जैसे यमुनोत्तर जो बिंदु है जो इंग्लैंड में स्थित है ग्रीनविच, तो उसकी उस रेखा में जितने भी देश पड़ेंगे वहाँ सभी में 1 बजते रहेंगे उस देश में। उनका समय ग्रीनविच समय के आगे होगा तथा जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित में से विधि से की जा सकती है। जो 24 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है 24 घंटे में 360 अंश घूमती है और 1 घंटे में 15 अंश, मतलब 60 में 4 का गुणा कर दो, 60 मतलब 60 मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट 4 मिनट में हमारी पृथ्वी 1 अंश घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर को जब 12 बजते हैं, मैं वहाँ पर एक बोल दिया था, जो ग्रीनविच है वहाँ पर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच के 15वां पूर्वी जो भारत का है उसमें 60, मतलब 15 में 4 का गुणा कर दो, 15 में 4 का गुणा कर दो, 60 15 चौको 60 आ जाता है। लेकिन ग्रीनविच में 15 पश्चिम का समय और ग्रीनविच समय में 1 घंटा होगा। यह सुबह 11 बजे होगे, इसलिए जब ग्रीनविच में दोपहर को 12 होगे उस समय 180 अंश मध्यरात्रि होती है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस घड़ी में 12 बजे होते हैं। जैसे जब 12 ग्रीनविच बजेंगे, जितने इस लाइन में जितने देश फंसेंगे उसमें सारे में 12 बजते रहेंगे दोपहर को। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यमुनोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। जो ये हमारे भारत का मैप दिया है, जो हमारे 82 डिग्री से भारत में मानक यमुनोत्तर माना जाता है। उदाहरण के लिए यमुनोत्तर देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम से डिब्रूगढ़ तक स्थित समय लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यमुनोत्तर के स्थानीय
समय को देश का मानक देशांतर समय माना जाता है। इस यमुनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक देशांतर माना जाता है। जो ये हमारी मानक देशांतर है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो हमारी देशांतर ये वाली है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा जो है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कुल 18 देशों से होकर गुजरती है। 18 देशों से कर्क रेखा गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। भारत में ये जो भी बताया 82.5 पूर्वी देशांतर इस मानक यमुनोत्तर माना जाता है भारत को। इस यमुनोत्तर में स्थायी समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप लोगों से कोई पेपर 11 नंबर का आता है, जैसे MPPSC में पूछा जाता है, जैसे पूछेगा कि भारत का मानक देशांतर कितना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। अब यहाँ हो गया, कुछ खास नहीं दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब मैं आगे की वीडियो क्लास 6 की तीसरा चैप्टर NCERT का लाऊंगा, जियोग्राफी का। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए, बाय बाय।